नमस्कार छात्रों, संस्कृत की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। और आज इस कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं कर्मधारय एवं द्विगु समास के बारे में। छात्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि यह हमारी समास की चतुर्थ कक्षा है और इससे पूर्व हमने समास का परिचय, केवल समास, अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास को विस्तार से समस्त सूत्रों लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार हम पढ़ चुके हैं। और आज हम बात करने वाले हैं कर्मधारय एवं द्विगु समास के बारे में। छात्रों, इससे आगे भी जो समास के दो भेद अवशिष्ट रह गए हैं, बहुव्रीहि और द्वंद्व, उसके बारे में भी वीडियो बनाई जाएगी, तो हमारी अगली कक्षा भी आप जरूर अटेंड कीजिए। और आज हम बात करते हैं कर्मधारय के बारे में। कर्मधारय को किस तरह से परिभाषित किया गया है, सूत्रानुसार हम देखते हैं। तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारयः, अर्थात समानाधिकरण तत्पुरुष को कर्मधारय भी कहते हैं। छात्रों, यदि आप पूर्व स्मृति पर जोर दें तो मैंने तत्पुरुष के प्रसंग में आपको समझाया था कि तत्पुरुष के दो भेद होते हैं, एक व्यधिकरण तत्पुरुष और दूसरा समानाधिकरण तत्पुरुष। और उस समानाधिकरण तत्पुरुष भेद का ही अपर नाम कर्मधारय और द्विगु समास है। द्विगु किस अर्थ में होता है वह भी इसी वीडियो में हम जानेंगे। तो समानाधिकरण तत्पुरुष है वही कर्मधारय कहलाता है। इसमें प्रथम और द्वितीय दोनों पद समान विभक्ति में होते हैं। मतलब कि जहाँ व्यधिकरण तत्पुरुष में दोनों पदों में अलग अलग विभक्तियाँ होती हैं, वहीं समानाधिकरण में दोनों पदों में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों में समान विभक्ति होती है। यानी कि कर्मधारय के दोनों पदों में समान विभक्ति होती है। आगे हम देखेंगे, जैसे उदाहरण दिया है कृष्णः सर्पः। यहाँ प्रथम पद कृष्णः और द्वितीय पद सर्पः दोनों ही प्रथमा विभक्ति के आश्रित है। यानी कि कृष्णः और सर्पः दोनों में ही प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अतः यहाँ समानाधिकरण तत्पुरुष समास है, या यूं कहें कि कर्मधारय समास है। समानाधिकरण तत्पुरुष अर्थात कर्मधारय के अन्य अवान्तर भेद भी है, इसके और उपभेद भी है। छात्रों, मैंने कहा था कि हमारी जो वीडियो है, हमारी जो कक्षा है, वह सरल से कठिन स्तर की ओर जाती है। तो सरल स्तर तो इसका यही हो गया कि आपको बता दिया गया कि जो कर्मधारय है वह समानाधिकरण का ही अपर नाम है, और इसका एक उदाहरण दे दिया। अब कठिन स्तर क्या है कि कर्मधारय के भी अन्य अवान्तर भेद है और इसके अनेकानेक सूत्र हैं जिनसे अनेकानेक उदाहरण संपादित होते हैं। तो उनको जानना भी आपके लिए यहाँ उच्च स्तर की कक्षाओं हेतु या फिर उच्च स्तर की जो शिक्षक प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, जैसे कि कॉलेज व्याख्याता है, नेट है, फर्स्ट ग्रेड है, इनके लिए अत्यंत आवश्यक है। तो उस दृष्टि से भी यह वीडियो आपके लिए लाभकारी होगी। आगे हम देखते हैं कि कर्मधारय समास के भेद। सबसे पहला भेद कहा गया विशेषण पूर्व पद कर्मधारय, यानी कि इसमें जो पहला पद होता है वह विशेषण होता है और जो बाद वाला पद होता है वह विशेष्य होता है। छात्रों, मैं आपको यहाँ विशेषण और विशेष्य इन दोनों पदों को समझाती हूँ कि जैसे मैंने कहा सीता का मुख, तो यहाँ जो मुख है, मुख यानी जिसको उपमा दी जा रही है, उस मुख को तो हम कहते हैं विशेष्य, और जो विशेषता उसको बताई जाती है, सीता का मुख चंद्रमा, तो चंद्रमा क्या है, विशेषण है। तो इस तरह से यहाँ पर कर्मधारय समास में विशेषण का प्रयोग पहले किया जाता है। आगे हम देखेंगे, इसका एक सूत्र है विशेषण पूर्व कर्मधारय का, विशेषणम विशेषेण बहुलम, अर्थात यहाँ पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है। पहला पद तो क्या होगा, विशेषण, और दूसरा पद क्या होगा, विशेष्य। अर्थात विशेषण का विशेष्य के साथ समास होता है तथा जो लिंग पूर्व पद विशेषण में प्रयुक्त होता है वही उत्तर पद विशेष्य में भी प्रयुक्त होता है। मैंने पहले ही कहा कि समानाधिकरण है तो दोनों पदों में क्या होगी, समान विभक्ति का प्रयोग होगा। विशेष्य तथा विशेषण में प्रथमा विभक्ति प्रयुक्त होती है और दोनों में ही प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। देखते हैं, जैसे पद है हमारे पास में नीलोत्पलम, और नीलोत्पलम का मतलब क्या हुआ, नीलम उत्पलम, ये इसका विग्रह है। देखिए, उत्पल का मतलब होता है पत्ता और नील यानी नीला।
यहाँ पत्ते की जो विशेषता है, यानी पत्ते का जो विशेषण है वो क्या है? नील। तो नील को पहले रखा गया और उत्पल पत्ते यानी विशेष को बाद में रखा गया। तो यहाँ आप समझ गए होंगे, विशेषण पूर्व पद कर्मधार्य। जो विशेषण होता है उसको पूर्व में रखा जाता है। पत्ते का विशेषण नीला है तो क्या हो गया? नीलम उत्पलम। और विग्रह जब आप करेंगे दोनों में समान विभक्ति होगी और प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा, नीलम उत्पलम। अन्य उदाहरण देखते हैं। पीतांबरम, पीला है जो वस्त्र या हम कहेंगे पीला वस्त्र। वस्त्र की विशेषता क्या है? पीला। तो इसका विग्रह क्या हो जाएगा? पीतम अंबरम। पीतम अंबरम, दोनों में एक ही विभक्ति हुई है और जो विशेषण है यानी कि पीला यानी पीतम उसको आगे रखा गया है। तो विशेषण पूर्व पद आपको समझ में आ गया होगा। एक और उदाहरण है इसका, नील कमलम। बताइए अब क्या होगा इसका? कमल की जो विशेषता है, जो विशेषण है वह क्या है? नील। तो नील को आगे रखेंगे, नीलम कमलम। तो यह विशेषण पूर्व पद कर्मधारय के उदाहरण हो गए। आगे हम देखते हैं कर्म उपमान कर्मधारय। उपमान कर्मधारय क्या होता है? एक सूत्र है, उपमानानि सामान्य वचनई। उपमानानि सामान्य वचनई। जब उपमानवाचक शब्दों के साथ साधारण धर्मवाचक शब्दों का समास होता है वह उपमान कर्मधारय होता है। देखिए छात्रों, यहाँ थोड़ा सा आप पूर्व स्मृति पर जोर डालें। अलंकार का थोड़ा ज्ञान होना चाहिए आपको इसके लिए, तभी आप उपमान, उपमेय, रूपक इत्यादि समझ पाएंगे। मैंने अभी आपको एक उदाहरण दिया था कि सीता का मुख चंद्रमा के समान है। तो यहाँ जो सीता का मुख है वह क्या हो गया? उपमेय। किसके समान है? चंद्रमा। तो चंद्रमा क्या हो गया? उपमान। और जो समान, समान इत्यादि जो आपको शब्द दिखाई दे रहे हैं वह क्या हो जाते हैं? साधारण धर्मवाचक शब्द। तो इस तरह से संस्कृत में इव, एव ये जो शब्द होते हैं वह इस श्रेणी में आएंगे। उदाहरण हम देख लेते हैं। जैसे घनश्याम, घनश्याम है, घनश्याम का मतलब क्या होता है? घनश्याम, घनश्याम, घन यानी बादल, श्याम यानी काला, काला बादल। अब यहाँ विशेषता क्या है कि इसका जो विग्रह करेंगे तब हम क्या करेंगे? घन इव श्यामः। घन इव श्यामः यानी कि यहाँ साधारण धर्मवाचक शब्द का प्रयोग होता है, इसलिए इस भेद को हम कहते हैं उपमान कर्मधारय। अब यहाँ पर घन इव श्यामः, बादल कैसा है? काला है। तो घन का क्या है यहाँ पर? बादल। और इव क्या है? वाचक शब्द। और श्याम क्या है यहाँ पर? जो इसका तो श्याम क्या हो गया? यहाँ उपमेय हो गया। और घन क्या हो गया? उपमान हो गया। और इव वाचक शब्द हो गया। तो यहाँ बादल के समान काला, ये इसका अभिप्राय हो गया। आगे हम देखते हैं चंद्र इव मुखम। चंद्र मुखम, मुख कैसा? चंद्रमा जैसा। चंद्रमा के समान मुख। यहाँ देखिए उपमान का पहले प्रयोग हो रहा है। चंद्र क्या है? उपमान। मुख क्या है? उपमेय। और इव क्या है? साधारण धर्मवाचक शब्द। तो इस तरह से ये कर्मधारय का कौन सा भेद हुआ? उपमान कर्मधारय। आगे हम चलते हैं, तीसरे भेद की ओर बढ़ते हैं, उपमित कर्मधारय। इसके लिए सूत्र कहा गया है उपमितम व्याघ्रादिभिः सामान्य प्रयोगे। अर्थात उपमान पद के साथ उपमेय पद के समास को उपमित कर्मधारय कहते हैं। उपमान के साथ में उपमेय पद का जब समास होता है तो उसको क्या कहते हैं? उपमित कर्मधारय। अतः उपमेयवाची का व्याघ्र आदि उपमानवाची के साथ कर्मधारय समास होता है। व्याघ्र आदि जो शब्द होते हैं उनका इसके साथ में समास होता है। उदाहरण देख लेते हैं। जैसे पुरुष सिंह, पुरुष सिंह। तो यहाँ पर क्या है? पुरुष क्या है? सिंह है। तो इसका विग्रह क्या हो जाएगा? पुरुषः सिंहः इव। देखिए पहले वाला जो भेद था उसमें इव बीच में आया था। अब यहाँ पर क्या है? पुरुष सिंह। पुरुष तो क्या हो गया? उपमेय। सिंह क्या हो गया? उपमान।
और इव क्या हो गया, वाचक शब्द इत्यादि। तो यहाँ पर पुरुष सिंह, हाँ मतलब पुरुष को सिंह के समान बताया है। आगे अन्य उदाहरण देखते हैं। पुरुष व्याघ्र, जैसा कि सूत्र में भी कहा गया ना, उपमितम व्याघ्रादिभिः सामान्य प्रयोगे। तो यहाँ पर पुरुष व्याघ्र, पुरुषः व्याघ्र दोनों को साथ में रख दिया और फिर लगा दिया इव विग्रह में। पुरुष व्याघ्र, पुरुष क्या है, व्याघ्र के समान है। अब हम देखते हैं रूपक कर्मधारय। छात्रों पहले यहाँ आप समझिए रूपक क्या होता है। रूपक में क्या होता है कि उपमेय और उपमान दोनों को एक कर दिया जाता है। वहाँ समानता नहीं बताई जाती है, बल्कि वहाँ पर एक ही कर दिया जाता है। जैसे उपमान और उपमेय के अभिन्न रूप से कल्पित होने से उपमान उपमेय पद के समास को रूपक कर्मधारय कहते हैं। समझ गए होंगे आप कि यहाँ पर जैसे पहले उपमेय उपमान उनके बीच में इव लगा दिया, फिर दोनों को साथ में रख के बाद में इव लगा दिया। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ दोनों को एक बना दिया जाएगा। जैसे कि ज्ञानाग्नि, क्या है, ज्ञान एव अग्नि, एव शब्द का प्रयोग होगा विग्रह के अंदर। ज्ञान अग्नि मतलब कि ज्ञान जो है वह क्या है, अग्नि। दोनों को समान नहीं बताया गया, बल्कि ज्ञान को अग्नि ही कह दिया गया, ज्ञानाग्नि ही। ये इसका उदाहरण है। आपसे पूछा जा सकता है प्रश्न कैसे बनेगा कि ज्ञानाग्नि में कर्मधारय समास का भेद है। कौन सा भेद है, पूछ लेंगे आपसे। उपमान कर्मधारय, उपमित कर्मधारय, रूपक कर्मधारय। तो आपकी जो संकल्पना है स्पष्ट होनी चाहिए, रूपक कर्मधारय। आगे हम देखते हैं मध्य पदलोपी कर्मधारय समास। जैसा कि नाम से ही प्रतिपादित हो रहा है, इसमें जो बीच का पद होता है उसका लोप हो जाता है जब हम समस्त पद करते हैं तब। आगे हम देखेंगे जिस कर्मधारय में मध्यम पद का लोप होता है वह मध्यम पदलोपी कर्मधारय कहलाता है। जैसे शाक प्रिय पार्थिवः, शाक पार्थिवः। अब यहाँ पे जो मध्यम पद है ना प्रिय, उसका लोप हो गया है और समस्त पद क्या बन गया है, शाक पार्थिवः, यानी कि प्रिय का लोप हो गया, शाक प्रिय पार्थिवः। आगे हैं देव पूजकः ब्राह्मणः, देव ब्राह्मणः, समस्त पद क्या हो जाएगा, देव ब्राह्मणः। जो पूजक शब्द है बीच का, देव ब्राह्मण का अर्थ क्या होता है, देव पूजक ब्राह्मण। तो पूजक का लोप हो गया, इसलिए यहाँ पर कौन सा कर्मधारय है, मध्य पदलोपी। एक और देख लेते हैं हम, चंद्र मुखम चंद्र सदृशम मुखम। तो यहाँ पर जो सदृशम है उसका लोप हुआ है और पद बन गया है चंद्रमुखम। देखिए छात्रों, जितने भी उदाहरण यहाँ कर्मधारय के आए हैं, एक चीज कॉमन है, एक ट्रिक आप बिठा सकते हैं इसमें कि एक तो विशेषण होता है और एक विशेष्य होता है, दोनों हैं। अब इसके अवान्तर भेद चले हैं कि कहीं उपमान होता है, कहीं उपमित होता है, कहीं रूपक होता है, कहीं मध्य पदलोपी होता है, ये अलग है। लेकिन कर्मधारय में कॉमन बात क्या है कि ये एक तो दोनों में समान विभक्ति होगी और दूसरे में क्या है कि एक विशेषण पद होगा और दूसरा विशेष्य पद होगा। आगे हम द्विगु समास, द्विगु समास को भी जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि समानाधिकरण का ही अपर भेद है। तो जान लेते हैं द्विगु समास क्या होता है। समानाधिकरण तत्पुरुष में पूर्व पद संख्या वाचक हो तो वह द्विगु समास होता है। और इसका जो सूत्र है वह क्या है, संख्या पूर्वो द्विगु, कि जो संख्या वाचक पूर्व में जिसके संख्या लगी हो वो द्विगु समास होता है। एक ट्रिक भी है, देखो द्विगु समास से ही मतलब समझ लेना, द्विगु यानी दो, ऐसे बिठा लीजिए आप। दो क्या होती है, संख्या होती है। तो द्विगु का मतलब क्या होगा कि जिसमें भी हमको संख्या लगी हुई दिखाई दे वह समास द्विगु समास होगा। अब आगे हम देखेंगे, जैसे पंचगवम पद है, पंचगवम ये समस्त पद है जिसका अर्थ क्या होता है, 5 गायों का समूह, और इसका विग्रह क्या हो जाएगा, पंचानाम गवाम समाहारः, यानी कि जो गायों का समूह है उसके लिए क्या कहा गया, पंच आगे लगा दिया गया। तो पंच यह आपको संख्या दिखते ही आप क्या लगाएंगे, यहाँ पर द्विगु समास है। आगे हम देखेंगे द्विगु समास के अन्य सूत्र भी है। ठीक है, ये तो एक सामान्य ट्रिक है कि जहाँ भी संख्या लगी हो वहाँ समास द्विगु होगा, लेकिन इसका कठिनता का स्तर क्या होगा कि इसके अन्य भी सूत्र है। आपसे पूछा जाएगा द्विगु समास तो आप पहचान जाएंगे, लेकिन आपको पद दे करके कहा जाएगा कि इस पद में, इस समस्त पद में द्विगु समास का कौन सा भेद है, तब आपके लिए कठिनता होगी। इसलिए आप इस कक्षा को ध्यान से अटेंड कीजिए। हम देखते हैं द्विगु समास के जो अन्य सूत्र हैं वह क्या कहते हैं। ये सूत्र
द्विगुर एकवचनम। समझ गए होंगे आप कि समाहार द्विगु एकवचन में ही होता है। समूह अर्थ जहाँ प्रतिपादित होता है ऐसा द्विगु हमेशा एकवचन में प्रयुक्त होता है। एक बात आगे हम देखते हैं। स नपुंसकम क्या अर्थ हुआ? समाहार में किया गया द्विगु और द्वंद्व समास भी है, आगे उस प्रसंग में हम पढ़ेंगे। नपुंसक लिंग में होते हैं, जैसे कि पंचगवम, मतलब एक तो क्या होगा एक वचन में होगा, दूसरा नपुंसक में होगा। तीसरी बात क्या कहा? अकारांतोत्तर पदो द्विगुः स्त्रियामिष्टः, अर्थात अकारांत उत्तर पद वाला द्विगु स्त्रीलिंग में होता है। अकारांत और फिर उसके बाद में जो उत्तर पद होगा वह स्त्रीलिंग में होगा, जैसे कि पंचमूली। पंच अकारांत हो गया और बाद में क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो जाएगा, मूली, पंचमूली शब्द बनेगा। आगे हम देखेंगे आबंतो वा। आबंतो वा क्या कहता है कि आकारांत उत्तर पद द्विगु विकल्प से स्त्रीलिंग में होता है। ये विकल्पात्मक है। देखो आबांतो वा जो सूत्र है वह विकल्पात्मक है, इच्छा हो तो करे नहीं तो ना करे। उदाहरण देख लेते हैं, जैसे पंचखटवी। पंचखटवी होगा, इस सूत्र से क्या होगा? पंचखटवी। कैसे होगा? विकल्प से होगा, और नहीं करते हैं तो क्या पद बनेगा? पंचखटवम। आगे देखते हैं पात्राद्यन्तस्य न। ये सूत्र क्या कहता है कि पात्र आदि गण पठित, पात्र आदि जो गण है उसमें जो पठित शब्द अंत में हो तो स्त्रीलिंग नहीं होता है, केवल नपुंसक लिंग ही होता है। जैसे पंचरात्रम, ये जो पात्रादि गण में पठित है ये, और इसलिए यहाँ पर स्त्रीलिंग न होकर के क्या बनेगा? नपुंसक लिंग बनेगा और पद बन जाएगा हमारा पंचरात्रम। तो इस तरह से जो विशिष्ट सूत्र हैं इनका भी आप ध्यान पूर्वक अध्ययन कीजिएगा छात्रों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इनमें से कोई सा भी सूत्र आपसे पूछा जा सकता है, कोई भी पद देकर पूछा जा सकता है कि द्विगु समास का कौन से सूत्र से यह पद बना है। तो इसलिए इसका बार बार अभ्यास कीजिए, 2-3 बार आप वीडियो को सुनिए तो आपको जरूर याद हो जाएगा। अब हम जो द्विगु समास के भेद हैं उनको भी जल्दी से देख लेते हैं कि द्विगु समास के 3 प्रकार के भेद होते हैं। एक तो होता है समाहार द्विगु, दूसरा होता है तद्धितार्थ द्विगु, और तीसरा होता है उत्तर पद द्विगु। यानी कि समाहार का मतलब समूह अर्थ में, तद्धितार्थ मतलब तद्धित जो प्रत्यय हैं उनके अर्थ में, और उत्तर पद यानी कि उत्तर पद में द्विगु होता है। उदाहरण देख लेते हैं हम समाहार द्विगु का, जैसे कि द्विगुई है, द्विगुई शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है? द्वयोः गवोः समाहारः। फिर है द्विनावम, द्वयोः नावोः समाहारः। त्रिनावम, तिसृणां नावानां समाहारः। द्विखारम, द्वयोः खार्योः समाहारः। इसमें विशेष बात क्या है कि जब भी आपने विग्रह किया तो समाहार लगा है यहाँ पर। समाहार का मतलब क्या होता है? समूह। तो समाहार द्विगु का यह उदाहरण है। 1-2 बार आप सुनेंगे, उदाहरणों का अभ्यास करेंगे तो आपको जरूर याद हो जाएगा। दूसरा भेद हम देखते हैं तद्धितार्थ द्विगु, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जो ये पौर्वशाला है इसमें कंफ्यूज होते हैं आप, बार बार समास पहचान नहीं पाते हैं। देखिए यहाँ भी द्विगु ही समास है। लघु सिद्धांत कौमुदी में जब इस शब्द की आप प्रक्रिया को जानेंगे तो अंततः जो पौर्वशाला है उसके अंदर विभिन्न सूत्रों के द्वारा पौर्वशाला शब्द को स्पष्ट किया गया और उसमें द्विगु समास है। तो यहाँ पर पौर्वशाला पूर्वस्याम शालायाम भवः, इसका विग्रह हो गया। इसी तरह से अब देखिए पौर्व जो क्या है, दिशावाची शब्द है, उसके योग में यहाँ द्विगु समास हुआ है। यहाँ पे मतलब कि संख्या नहीं है, इसलिए आप कंफ्यूज होंगे। इस पद को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। फिर हम देखेंगे द्वयी मातुरः, क्या विग्रह होगा? द्वयोः मात्रोः अपत्यम। फिर है शाण मातुरः, षणनां मातॄणाम अपत्यम। पंचकपालः, पंचसु कपालेषु किमपि भविष्यति संस्कृतः, मतलब कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। पंचसु कपालेषु क्या बनेगा? पंचकपालः। अब यहाँ पर जो ये पद हैं वो किस अर्थ में प्रयुक्त हुए हैं? तद्धितार्थ में। पूछ लेंगे आपसे कि जो पौर्वशाला है उसमें द्विगु समास किस अर्थ में हुआ है, तो आपको बताना पड़ेगा। ऑप्शन देंगे आपसे समाहार द्विगु, तद्धितार्थ द्विगु, केवल द्विगु या उत्तर पद द्विगु। तो आप ध्यान रखिएगा इसमें तद्धितार्थ द्विगु हुआ है। और अंतिम हमारा जो भेद है वह है उत्तर पद द्विगु, और इसका एक शब्द दिया गया है दश गृह प्रविष्टः।
और विग्रह क्या होगा, दशसु गृहेषु प्रविष्टः। तो इस तरह से छात्रों आपने ये देखा कि यहाँ पर जो मुख्य और एक कॉमन बात है वो ये है कि सब में संख्या लगी हुई है, लेकिन विशिष्ट बात क्या है कि ये संख्या किन किन अर्थों में लगी हुई है ये हमको इन सूत्रों के द्वारा समझना है। और जो द्विगु समास है वह तत्पुरुष का ही भेद है। तत्पुरुष के कौन से भेद का, समानाधिकरण तत्पुरुष का ये भेद है। ये प्रश्न भी पूछा गया है कि जैसे पूछ लें आपसे कर्मधारय या द्विगु ये व्यधिकरण तत्पुरुष के भेद है या समानाधिकरण तत्पुरुष के भेद है, तो उस समय आपकी संकल्पना स्पष्ट होनी चाहिए। तो इस तरह से आज की कक्षा में हमने इन दोनों समासों को विस्तार से और अत्यंत सरलता से समझा। आगे की कक्षा में हम बहुब्रीहि और द्वंद्व समास के बारे में इसी तरह से सरलता से और विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारी कक्षा यदि आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।